तो देखिए स्टेबिलिटी होती क्या है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी, अगर जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डिफिनेशन इज दैट कि किसी भी बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट आ जाए, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम में अगर वो सिस्टम के लिए बाउंडेड इनपुट देने पे उसका आउटपुट भी बाउंडेड आ रहा है, दैट इज ए स्टेबल सिस्टम। तो जो सिस्टम, उसकी प्रवृत्ति जो होती है, जो उसकी नेचर होती है, दैट इज स्टेबिलिटी। अब इसको आप एग्जांपल से आप अच्छे समझ सकते हो, जैसे कि ये कौन है एक, ठीक है ना। तो अगर वो इस ए जो है आपका ए पिक्चर है, इस पिक्चर में अगर इस तरह से रखा हमने, ठीक है ना, तो इसकी स्टेबल फॉर्म हो गई है। इसको आप अगर यहाँ से इसको पुशअप भी करोगे तो वापस इस सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज स्टेबिलिटी, दैट सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम। एक होता है ये न्यूट्रल है, मीन्स ये लेटा है आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक होता है ये, अगर आप इसको जस्ट इसके जो ए पिक्चर है इसके जस्ट उल्टा इसको खड़ा कर देंगे आप, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो दैट इज ए अनस्टेबल सिस्टम। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। कल भी मैंने इस एग्जांपल दिया था आपको, पेन का और वो डस्टर का। स्टेबल सिस्टम, ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज स्टेबल इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कोई भी सिस्टम स्टेबल होगा अगर वो ये कंडीशंस फॉलो करता है। पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी सिस्टम में अगर हम बाउंडेड इनपुट देते हैं और हमारा सिस्टम बाउंडेड ही आउटपुट दे दे, तो दैट सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो दैट सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम। और दूसरी कंडीशन क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ इनपुट द आउटपुट शुड टेंड्स टू जीरो। कि जब आप इनपुट नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, जब आप सिस्टम में इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में जो आउटपुट है आपका वो जीरो की तरफ टेंड्स करे, जीरो की तरफ बढ़े। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो जीरो होता चला जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। जैसे जैसे आप इनपुट दे रहे हो, अगर आप बाउंडेड इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट हमारा बाउंडेड आ जाए, ठीक है ना। और दूसरा है कि कंडीशन की, जब इनपुट नहीं दे रहे हो तो हमारा जो आउटपुट है वो जीरो की तरफ टेंड्स कर जाए। दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड स्टेबल सिस्टम। तो ये डेफिनेशन आप इसको अच्छे से समझती है, और जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ ना, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने वाले हैं, उनको ध्यान सुनते रहिए आप, ठीक है। नाउ लेट्स सी द वो डायग्राम की हेल्प से, पोल जीरो डायग्राम जो आपका होता है उसकी हेल्प से देखते हैं हम कि जैसे ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, बाउंडेड इनपुट दिया। बाउंडेड इनपुट क्या है हमारा, ये हमने इसको दिया है, ये सब, ये आपको अगर ये टाइम रिस्पॉन्स आपके याद आ रहा होगा, अगर आपने सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स पे, तो यूनिट स्टेप इनपुट हमारा क्या हुआ, एक बाउंडेड इनपुट हो गया, और दैट इज द आउटपुट। आउटपुट हम जहां देख रहे हैं क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा ऑसिलेटरी होने के बाद क्या हुआ, ये आपका जीरो की तरफ टेंड्स कर गया। अगर जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है तो दैट सिस्टम है स्टेबल सिस्टम। और एक बाउंडेड इनपुट आउटपुट आ रहा है हमारा, हम जब इस पे ये जो आपका इनपुट दिया हमने यूनिट स्टेप, तो इसका क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि इसकी जो आउटपुट है वो भी बाउंडेड आ गया है। तो दैट इज ए स्टेबल सिस्टम। ये अगर दूसरा होता है कि हमने कल लूप की रूट्स की बात करी थी, रूट्स अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, उसके रूट्स जो होते हैं, अगर आपका जो एस प्लेन होता है, ये एस प्लेन की रियल एक्सिस होती है, ये जे ओमेगा मींस इमेजिनरी एक्सिस। तो इस अगर सारे रूट्स उस कैरेक्टरिस्टिक उस सिस्टम के जो विशेषता समीकरण होती है, उसके सभी रूट्स लेफ्ट हाफ में आ जाएं, तो दैट सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम, ठीक है। ये कल हम बात कर चुके हैं सब कुछ। तो अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम इज दैट सिस्टम व्हेन, जब आप उसको एक अनबाउंडेड इनपुट दो और आपका आउटपुट अनबाउंडेड हो जाए, मींस बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट आपका अनबाउंडेड हो जाए। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा क्या होगा कि जब कोई इनपुट ना दे रहे हो तो उसके बावजूद भी आपका आउटपुट इंक्रीज करता जा रहा हो, आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा हो। डायग्राम से देखिए आप इसको, जैसे ये रहा, ठीक है। इस केस में क्या है, आपका जो आउटपुट है, ये देखिए आपका, ये जैसे जैसे आपने एक स्टेप इनपुट दिया, तो स्टेप इनपुट क्या हुआ आपका, बाउंडेड इनपुट, ये बाउंडेड इनपुट हो गया है। लेकिन आपका जो आउटपुट है वो टाइम के साथ वेरी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दैट इज ए अनबाउंडेड आउटपुट। दूसरा क्या हुआ, इसके जो इस तरह का सिस्टम होगा, उसके सारे पोल्स आपके जो एस प्लेन है उसके राइट हाफ में एग्जिस्ट करेंगे। और एक या एक से ज्यादा, मैंने कहा था कि अगर एक पोल भी आपका इधर आ गया, जैसे कल बताया था मैंने आपको कि अगर एक पोल भी इधर आ गया तो दैट सिस्टम है अनस्टेबल सिस्टम। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल सिस्टम। नाउ क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम क्या होता है, when input is given to the linear time invariant system for critical stable, the output does not go increasing infinitely or nor does goes to zero as time increases। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप किसी सिस्टम को बाउंडेड इनपुट देते हो तो उसके बाद आपका ना तो वो जीरो जा रहा है आपका आउटपुट, और ना ही वो इनफाइनाइट जा रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा था,
अभी क्या हो रहा था, ये इसमें इनफाइनाइट जा रहा था और इस केस में जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा था। अगर वो मींस टाइम के साथ सेम लेवल मेंटेन रखे, दैट इज ए क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम, उसे कहते हैं क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम। ये कल बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो दूसरा होता है कि ये एक तरह से ऑसिलेटरी सिस्टम हो जाता है, जैसे साइन वेव होती है ना, उसका वेव इस तरह से हो जाता है। तो क्रिटिकली जो स्टेबल सिस्टम होता है वो ऑसिलेटरी इन नेचर होता है। ये एग्जांपल जो भी बोला मैंने, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कौन से सिस्टम का आउटपुट ऑसिलेटरी होता है। ऑसिलेटरी मींस दोलन करता है, ठीक है ना। तो किसका करता है, क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम का। उसका आउटपुट ऐसे आता है, मींस साइन वेव तरह का बन जाता है। अभी दिखाता हूं आपको। सच सिस्टम आर नॉट स्टेबल as their response does not decay to the zero, neither they are defined as unstable system because their output does not go on increasing infinitely। means इस तरह के सिस्टम ना क्योंकि जीरो की तरफ नहीं जा रहे वो, ना तो इसलिए वो स्टेबल भी नहीं है, और ना वो इन्फाइनाइट जा रहे हैं तो इसलिए अनस्टेबल भी नहीं है। तो इनको बोलते हैं हम क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम। तो क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम क्लियर हो गया आपके। देखिए ऐसे मींस उसका ये आउटपुट आपको क्या हुआ, ना तो जीरो हो रहा ना इन्फाइनाइट जा रहा, ना जीरो ना इन्फाइनाइट हो रहा है। और इसका जो पोल्स होते हैं वो इस तरह जे ओमेगा एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो जो उसके पोल्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो जे ओमेगा एक्सिस पर इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो और वो उसका जो टाइम रिस्पॉन्स होता है वो इस तरह से होता है, मींस वो ओसिलेटरी नेचर होते हैं, ठीक है ना। दैट इज द मींस दैट इज अ क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम, मींस बाउंडेड इनपुट एंड आउटपुट वो क्रिटिकल स्टेबल, मींस आउटपुट इसका ऐसे रहेगा। दैट इज ए क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम। नाउ रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये नई चीजें मैंने कल नहीं बताई थी, इसको देखिए आप। A system may be absolute stable or it may have passed the Raoult stability test। मतलब हमारा कोई सिस्टम अगर एब्सोल्यूट स्टेबल है, वास्तव में स्टेबल है, तो उसको राउथ टेबल जो राउथ का स्टेबिलिटी टेस्ट है वो पास करना होगा, ठीक है ना। वो पास करेगा, ये हमने कल देखा था अच्छे से। एज ए रिजल्ट देयर रिस्पॉन्स डिकेज टू जीरो अंडर द जीरो इनपुट कंडीशन। जब जीरो इनपुट कंडीशंस है तो उस केस में आपका आउटपुट जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, ठीक है। द रेशियो एट विच दीज डिकेट टू जीरो इज इंपोर्टेंट टू चेक द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब कितना स्टेबल है, ठीक है। रिलेटिव मींस एक दूसरे से रिलेटेड, कि वो कितना स्टेबल है। तो ये जो रेशियो होता है, द रेशियो एट विच द डीके, जो डीके होता है सिस्टम का, जो वापस जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, वो कितनी जल्दी करेगा या कितनी देर में करेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी। मींस कितना रिलेटिव होता है, एक दूसरे से रिलेटेड। रिलेटिव वर्ड वहीं से निकला ना, रिलेटिव, एक दूसरे से संबंधित। मींस इसको हम कंपैरिजन स्टेबिलिटी एक तरह से बोल सकते हैं, कि हम सिस्टम को कंपेयर करते हैं ना, कितना स्टेबल है, तो दैट इज दैट। नाउ इसको देखिए आप, जैसे कि ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है ना। अब ये सिस्टम, अब दूसरा सिस्टम हमारा ये डॉट डॉट है, तो ये दोनों की हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो क्या हुआ कि ये सिस्टम जो आपका डार्क लाइन में है, इसके कंपैरिजन में जो डॉटेड है ये मोर स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये जल्दी ही आपका जीरो की तरफ टेंड्स कर गया, ये यहाँ आके किया है, ठीक है ना। सिस्टम ए रिस्पॉन्स डिके स्लोली मोर सेटरिंग टाइम। मीन जो सिस्टम ए है, सपोज ये हमारा सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी का है डॉटेड वाला, तो सिस्टम बी क्या है हमारा, थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स है, और इसलिए वजह से क्या होगी, जो रिलेटिवली बी सिस्टम हमारा जो है वो मोर स्टेबल है ए से। तो ये एग्जाम्पल रिलेटिव स्टेबिलिटी का। रिलेटिव का मतलब होता है हम एक तरह से रिस्पॉन्स को कंपेरिजन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी। अगर एग्जाम में आ जाता है कभी कभी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, तो ये तो कंपैरिजन वाली स्टेबिलिटी होती है, तुलनात्मक स्थिरता, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की हम तुलना करते हैं कि विच वन इज द मोर स्टेबल, ठीक है ना। तो दैट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी। इस तरह से देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या होगा कि सपोज अब इसमें हम एक तो होता है हमारा कि हम इसको देख के बता रहे टाइम रिस्पॉन्स में, अगर हमें इसके पोल्स चल जा रहे हैं पता, ठीक है, तो यही सिस्टम हमारा ये वाला है। अब इस केस में क्या होगा, जितना भी सपोज ये जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है और ये हमारा रियल एक्सिस है, ये आपके सिस्टम ए के पोल है, ये सिस्टम बी के पोल है। अब इसमें एक चीज हमने देखी है कि जो सिस्टम ए के पोल है वो जे ओमेगा एक्सिस के ज्यादा नजदीक है। जो ये वाले पोल्स है सिस्टम ए के, वो जे ओमेगा पोल्स के, जे ओमेगा जो रियल एक्सिस है हमारी इमेजिनरी एक्सिस, उसकी ज्यादा नजदीक है, मींस ये वाले पोल्स, ठीक है। और दूसरा सिस्टम जो बी है उसके पोल्स थोड़े से दूर है, मींस बी से काफी दूर है, मींस। और हमने क्या पढ़ा था कि जो सिस्टम बी है इट इज मोर स्टेबल देन ए सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि किसी भी सिस्टम के जितने ज्यादा पोल्स, जो पोल्स होंगे उसके जितने भी ज्यादा दूर होंगे जो ओमेगा एक्सिस से, उतना ही सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। अगर वो कहीं इधर एग्जिस्ट करते हैं लास्ट में आके तो ज्यादा स्टेबल है, और जितने इसके नजदीक होते जाते हैं पोल्स जो ओमेगा एक्सिस के, उसी तरह से स्टेबिलिटी
घटती जाती है सिस्टम की। तो स्टेबिलिटी से क्या चलता है पता, कि किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी उसके पोल्स पर निर्भर करती है। जैसे जैसे उसके पोल्स इस इमेजिनरी एक्सिस से दूर जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे पोल्स के नजदीक आते हैं तो स्टेबिलिटी घटती जाती है। और जिसके बाद जैसे ही इस बाउंड्री पे आए तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो गई, रिलेटिव स्टेबिलिटी मींस सॉरी क्रिटिकल स्टेबिलिटी हो गया सिस्टम हमारा। और जैसे इधर आया तो अनस्टेबल हो गया, ठीक है ना। और जैसे जैसे इधर चलते जाएगा राइट हाफ में और दूर जाता जाएगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा, मोर अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सपोज आपको फिगर दे दी ये वाली, और इसमें दे दे 3-4 सिस्टम दे दिए। ये एक पोल के सिस्टम पोल है, ये दो सिस्टम के पोल्स हैं, तीन सिस्टम के पोल्स हैं। पूछ लेगा विच वन इज मोर स्टेबल, तो कौन सा स्टेबल होगा ज्यादा, जिसके पोल्स ज्यादा दूरी पर होंगे, मींस जे ओमेगा एक्सिस से ज्यादा दूरी पर होंगे, तो दैट इज द मोर स्टेबल सिस्टम। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मींस देखिए जितना दूर आपका जाएगा पोल्स उतना सिस्टम आपका ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ ये था आपका स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, कि स्टेबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होती है, क्रिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, अनस्टेबिलिटी क्या होती है। और ये कल भी मैंने बताया था, थोड़ा सा और अच्छे से आज एक्सप्लेन कर दिया है, तो और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वापस राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को रिवाइज करते हैं फटाफट। कल इस पे हम काम कर रहे थे अच्छे से, और कल आपने इस पे अच्छे से अपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो किए थे। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ लास्ट टाइम, आपके थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें और ये क्वेश्चंस आपके परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा एक कोई ट्रांसफर फंक्शन है, सपोज ये आपका राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता क्या है, देखिए कि सपोज हमारा कोई ये फंक्शन है CS/RS, इसका ट्रांसफर फंक्शन है किसी सिस्टम का है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है, और ये जो नीचे है इसका, ये क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर, ये इसका न्यूमरेटर। तो हम जानते हैं हमें क्या करना है, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए उसके पहले में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से ही हम राउथ एरे या राउथ टेबल निकालेंगे, ठीक है ना। तो राउथ एरे या राउथ टेबल कैसे निकालनी है आपको अच्छे से आता है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ फिर से आपकी, ताकि गलती ना हो। तो ये आपकी क्या हुआ, A0 s to the power n plus A1 s to the power n minus 1 and plus dot 8 n equal to 0 is the कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं इससे कैसे निकालते हैं राउथ टेबल। तो हमें क्या करना है, हमें जो हाईएस्ट पावर है उससे लेके s to the power n, s to the power n minus 1, s to the power n minus 2, s to the power n minus 3 ऐसे लिख दिया। अब जो इवन पोजीशन पर रखे, ओड पोजीशन पर रखे हैं जो 1 और 3 और 5, उनको यहाँ लिख दिया हमने, जैसे A0, A2, A4, A6। ये कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, an minus 1, an minus 2, तो यहाँ पे A0 A1 है, वो आपके एग्जाम्पल के ऊपर आप एग्जाम्पल क्या ले रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। जब आप मान लिया अगर पूछता है एग्जाम में आपके व्हाट इज राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे और इसको अपने एग्जाम्पल लेंगे अपने हिसाब से, उसको फिर आप ये ऐसे समझाएंगे, ये टेबल बनाएंगे आप पहले, ठीक है ना। कि इस तरह से आप क्या करोगे, ये लिखोगे थियरी जो मैं सब बोल रहा हूँ अभी, कि जो आपका विषम पोजीशन पर रखे हैं, जो विषम पोजीशन पर हैं उनके गुणांक आप पहली रो में रखते जाओगे, और जो इवन पोजीशन पर है, सम स्थिति पे हैं, उनके जो गुणांक है वो सेकंड रो में रख देंगे। थर्ड रो का जो गुणांक आएगा वो क्या होगा, मींस इसके ऊपर का हम लेंगे A1 इंटू A2 माइनस A0 इंटू A3 अपॉन A1, ये B1 निकल के आ जाएगा। देखो A1 डॉट A2 माइनस A3 इंटू A0 अपॉन A1, तो ये B1 का फार्मूला आ गया, ये B1 निकल के आ जाएगा। सिमिलरली हमें B2 निकालना है, देखिए B2 कैसे निकाला हमने, B2 क्या करना है हमको, वापस ये वाली रो को कॉमन रखना है, ठीक है ना, इस वाली रो को कॉमन रखना है, और जो थर्ड वाली रो है इसके ऊपर वाले की, उसको हमें कंसीडर करना। तो A1 इंटू A4 माइनस A0 इंटू A5 अपॉन A1, देखिए A1 ये रहा, A1 इंटू A4 माइनस A0 इंटू A5 अपॉन A1, दैट इज B2। इस तरह से B3 निकाल लेंगे हम। B3 में हम क्या करेंगे, अब इसको कॉमन रखना है, इसको सेम रखना है वापस वही। नेक्स्ट हमारा ये कॉलम हम लेंगे अब, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, A1 इंटू A6 माइनस A0 इंटू A7 अपॉन A1, तो इस तरह से B3 निकल आया। अब C1 निकालना है, अब ऊपर की रो को, अब इसकी जस्ट ऊपर वाले को हमें कंसीडर करना है, जस्ट ऊपर वाले का, तो B1 इंटू A3 माइनस A1 इंटू B2 अपॉन C1, सॉरी अपॉन B1, तो देखिए B1 इंटू A3 माइनस B2 इंटू A1 अपॉन B1, तो आपका C1 निकल के आ गया। सिमिलरली C2 निकालेंगे हम, ये आपका फिक्स सेम रहेगा, वापस इसमें आगे जाएंगे B1 इंटू A5 माइनस A1 इंटू B3 अपॉन B1, तो ये आपका आ गया C2। तो इस तरह से क्या है,
ये आपका एक चीज इसमें नोटिस करने पे आती है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो एक आपका ये एक एक पद एक हर एक स्टेप में जो रो है हमारी छोटी होती चली जाती है, तो एक इस तरह से एंगल बन जाता है। तो अगर आपका ऐसा बन रहा है तो दैट मीन्स यू आर करेक्ट। और ये ऐसे करते 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 लास्ट तक एक सिंगल टर्म बचता है। आपने अगर जो कल एग्जांपल मैंने भी कराए थे, आपने भी किए, उसमें भी नोटिस करोगे जो लास्ट वाली रो होती है एस टू द पावर जीरो जो वाली होती है, उसमें सिर्फ एक ही बचता है एलिमेंट, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द राउथ एरे या राउथ टेबल। इसको राउथ एरे या राउथ टेबल कुछ भी कहिए आप, ठीक है। नाउ हम इससे पता कैसे करेंगे स्टेबिलिटी क्या होती है। अब हमें क्या करना है कि इसके हमें पहला जो कॉलम है, जो राउथ टेबल हमारा बन गया, इसका पहले कॉलम को चेक करना है किस कॉलम में कितने साइन चेंज हो रहे हैं। अगर सभी सेम साइन के हैं, ठीक है ना, जैसे कि प्लस 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 प्लस, मतलब कोई साइन आपका नहीं बदला है, इसका मतलब आपका सिस्टम स्टेबल है। अगर आपका साइन बदल रहा है, देखिए जैसे प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए प्लस से प्लस कोई साइन चेंज नहीं, लेकिन प्लस से माइनस हुआ तो एक साइन यहां बदला, फिर माइनस से प्लस आया, फिर दूसरा साइन यहां बदला। ये दिमाग में जब आप लोग करोगे एग्जाम में तो आप कहोगे कि प्लस प्लस माइनस प्लस, कि एक ही बार तो माइनस आया, लेकिन एक बार तो माइनस आया है लेकिन साइन दो बार बदला है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो उसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम के दो रूट आपके राइट हाफ में एग्जिस्ट करते हैं, और रूट आपके राइट हाफ में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम आपका अनस्टेबल है। नाउ एग्जांपल देखिए आप, ये वाला ये कल आपने किया था, जिससे नहीं हुआ होगा एक बार देख लीजिए। भाई आपने क्या किया, s3 s2 s टू द पावर 1 s0, आपने पहले क्या किया, इसका कोफिशिएंट लिख दिया, फिर आपकी जो इवन ओड पोजीशन पे उनकी कोफिशिएंट लिख दिए, फिर इवन वाले लिख दिए, फिर आपने से 6 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 6, b1 निकल के आ गया, b2 आपको ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा, a1 जो होगा वो ये वाला टर्म आ जाता है, ये b2 वाला। देखिए कैसे आपने किया था इसको अच्छे से, b1 को निकाल लिया आपने, ये b1 जो निकलेगा ये आ गया, इसको आप अगर नहीं किया कल दोबारा से देख लीजिए। फिर आपने 10.67 आ गया, अब b2 देखना है, b2 में फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो ये क्या आएगा आपका, b2 आपको निकल के आएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अभी b2 जीरो आ गया तो a1 निकालना हमें, क्या हुआ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन दिस, देखिए ये आएगा आपका 8, ठीक है, ये आपका an मीन्स जो लास्ट टर्म होगा वो क्या आएगा, किसी भी जो ये वाली समीकरण होगी हमारी, ये वाली जो समीकरण होगी जिसका हम निकाल रहे हैं, उसका जो लास्ट टर्म होता है, जिसका एस टू द पावर जीरो का जो कांस्टेंट होगा, मींस जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वही आएगा यहाँ पे। अगर आपकी राउथ टेबल में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने राउथ टेबल अच्छे से निकाल ली है, मीन्स आपको उसकी मतलब जो आपने राउथ टेबल का कैलकुलेशन किया है वो आपका करेक्ट है। अगर ये ऐसा नहीं है कि जो एस टू द पावर जीरो कांस्टेंट या ये वाला नहीं आया, मीन्स 8 ही आना है यहाँ पे, अगर 8 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है, ठीक है। अब इसमें हम साइन देखेंगे, सबके सबके साइन सेम है, दैट सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम, ठीक है। नो अनदर एग्जांपल, ये भी आपने कल किया था, एस टू द पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10s प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, एस टू द पावर 4 से स्टार्ट करेंगे लिखना, एस टू द पावर 4 s3 s2 s स्क्वायर s1 एस टू द पावर 0। अब इसकी जो ओड पोजीशन पर है 1 6 और 3, 1 6 3 लिख दिया। अब इवन पोजीशन वाले 2 10, उसके बाद कुछ नहीं तो जीरो लिख देंगे यहाँ पे, तो 2 10 0। अब हमें ये निकालना है, क्या होगा 6 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1, तो 6 2 12, 12 माइनस 10 2 अपॉन 2 दैट इज 1, तो b1 हमारा क्या आ गया 1। हमें b2 निकालना है, b2 कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू 3, 2 3 6 माइनस 1 इंटू 0 0, तो 2 6 माइनस 0 अपॉन 2, तो दैट इज 3, तो 3 निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ गया आपका यहाँ पे, तो ये आ गया। अब हमें C1 निकालना है, C1 कैसे निकालेंगे हम, 1 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 1, तो 1 इंटू 10 मीन्स 10 माइनस 6 दैट इज 4, 4 अपॉन 1 दैट इज 4, तो C1 इज 4, 4 निकल के आ गया। अब हम an निकालना हमें, 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 0 अपॉन 4 दैट इज 3, तो 3 निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा 3 था यहाँ पे, यस इट वाज 3, तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब साइन चेक करेंगे, all sign are positive that system is stable। now it is another example, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, या आपको अपने आप से करना है, कॉपी में लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, 2s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें सेम करना है, मैं इसका आपको दिखा देता हूँ लास्ट में। ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट आपका 0 आ गया, इसकी टाउ टेबल आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके मैच करेंगे कि यह सही है। अगर आपका सही हो गया दैट मीन्स आप जान गए अच्छे से कैसे करना है। तो इसमें देखेंगे हम
कि ये प्लस था, ये प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, तो प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, तो क्या हुआ, +4 से -2 हुआ और -2 से +4 हुआ, तो देयर इज अ 2 साइन चेंज, +4 टू -2 एंड -2 टू +4। दैट मीन्स इस समीकरण के, इस सिस्टम के दो रूट आपके राइट हाफ में, एस प्लेन के राइट हाफ में एग्जिस्ट करते हैं और सिस्टम आपका अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज दैट, इसको भी आप फटाफट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, अपने आप बाद में सोल्व कीजिएगा इसको। s⁵ प्लस 2s⁴ प्लस 4s³ प्लस 6s² प्लस 2s प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करने के बाद हमने देखा कि ये वाला आया, ठीक है ना, इसको देखा हमने, फिर यहाँ 2 साइन चेंज है, तो मीन्स 7 से -1.21 और -1.21 से +5, इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 रूट्स आपके राइट हाफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं और सिस्टम इज अनस्टेबल। नो अनदर एग्जांपल, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। s⁵ प्लस s⁴ प्लस 2s³ प्लस 2s² प्लस 3s प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे सोल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा आपने। अब इसमें क्या दिक्कत आई है, इसमें दिक्कत आ गई, देखो क्या दिक्कत आई है। अब हमने जैसे ये सोल्व किया 1 2 3 1 2 5, ये स्पेशल केस हो गया है, ठीक है ना। अभी तक तो आप सारे एग्जांपल कर लोगे, लेकिन ये नहीं आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया आपका एलिमेंट, तो आप जितने भी एलिमेंट आगे कैलकुलेट करोगे तो सारे सारे 0 हो जाएंगे, तो ये स्पेशल केस हो गया आपका। तो आप जो अभी तक मैंने पढ़ाया था कल तक, वो अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम एक तरह से। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो रोक रहा हूँ ये वाली, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका स्पेशल केस में शुरू हो जाएगा वो, ठीक है।